हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की एक नई सीरीज शुरू करी है। ये सीरीज बेसिकली एक कंप्लीट कोर्स की तरह है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाएगा। आप इसे फॉलो करोगी तो किसी भी एग्जाम के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू देखा था। आज के बैकग्राउंड में मैं आपको क्विकली समराइज कर देती हूँ कि अब तक हमने क्या क्या समझी, ताकि अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं भी देखी है तो उसे ये ना लगे कि कुछ छूट गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर की थी हमने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना। ये एक लंबी जर्नी का रिजल्ट था जो शुरू होती है एंशियंट टाइम्स, फिर मिडिवल पीरियड तक, उसके बाद ब्रिटिश रूल के एक्सपीरियंस से इवॉल्व होती है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। अगर हम उस जर्नी जर्नी को डिवाइड करें, एंशियंट इंडिया में लीगल सिस्टम मेनली धर्म स्मृति जैसे मनुस्मृति और लोकल कस्टम पर बेस्ड, लेकिन एक यूनिफॉर्म लॉ पूरे भारत में नहीं था। उस टाइम अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ये सब चलते थे। किंग रूल करता था, पंचायत होती थी। फिर आया मिडिवल इंडिया, सुल्तान और मुगल पीरियड के दौरान। उस टाइम मुस्लिम्स के लिए शरिया लॉ और हिंदूज अपने पर्सनल लॉ फॉलो करते थे। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड, जिसमें सेंट्रलाइज्ड लीगल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का फ्रेमवर्क दिया, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बना, जो कि हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं। ये तीनों बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनकी सेपरेट पावर्स भी हैं। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस देखी, ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि मदर है ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट कैसे चलेगी, सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे, पावर्स का मिसयूज कैसे रोका जाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, जिसमें शुरू में स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, जो कि आज 470 से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बाद हमने एक सिंपल कंसेप्ट देखा कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और बॉडी। सोल का मतलब होता है वैल्यूज और फिलोसफीज, जो मेनली फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में रिफ्लेक्ट हैं। और बॉडी का मतलब है गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, जो इनिशियली यूनियन और स्टेट तक लिमिटेड था, लेके 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद लोकल अथॉरिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। बॉडी के अंदर हमने 3 ऑर्गन्स को पढ़ा था, जिसमें आता है लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रिटेट करती है। हमारे सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंस काफी इम्पोर्टेंट है, ताकि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। और लास्ट में मैंने आपको एक प्रॉमिस भी किया था कि इस सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये था एक क्विक रिकैप जो आपके पिछले वीडियो से कनेक्ट करेगा। अब आगे हम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से फर्स्ट फेज को समझेंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बैकबोन है। मतलब हर एक एग्जाम्स में ही आता है कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं 1 मार्क का, 2 मार्क्स का, इससे ज्यादा ही आता है। चाहे आप जुडिशरी, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के क्लियर कंसेप्ट बहुत जरूरी होते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और कोई भी कंसेप्ट कंफ्यूजन नहीं लगेगा। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पर आपका पक्का कमांड बन जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, वाज द कॉन्स्टिट्यूशन बोर्न ओवरनाइट? देखो, नहीं, इसका आंसर तो नहीं है। हमने पहले भी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में तो नहीं बना। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन का रिजल्ट, इवोल्यूशन का रिजल्ट, जिसके रूट्स प्री हिस्टोरिक इंडियन ट्रेडिशन तक जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पिरेशन दोनों जगह से ली है, एंशियंट इंडिया वैल्यूज से भी और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से भी। एंशियंट इंडिया वैल्यूज से कैसे, जो हमारे लोकल कस्टम्स है या जो पहले हम रूल्स फॉलो करते आ रहे थे, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है। और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, और उसकी
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपली रूटेड है इंडिया के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल्स में। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट फेजेस। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ से ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया में ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। इसके बाद 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। उसके बाद एक बड़ा स्टेप आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हुआ और इंडिया का कंट्रोल डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। यानी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल शुरू हो गया था इंडिया के ऊपर। और फाइनली आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933। ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविजनल ऑटोनॉमी और कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। इसी एक्ट ने हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स का बेस क्रिएट किया है। देखो ये फेजेस है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने बहुत सारे, उसी से आया है मेनली लो तो, क्योंकि उसने प्रेसिडेंसीज बनाई, बहुत सारे चार्टर पास हुए, फिर वो रिन्यू हुए। बैटल ऑफ प्लासी उस और बैटल ऑफ प्लासी ने हमारी हिस्ट्री को चेंज किया है, क्योंकि वहीं से उनको राइट मिलना शुरू हो गया। दीवानी राइट जब उन्हें मिले, जब उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिला, तब उनके पास इतना पैसा आने लगा कि उन्हें लालच आ गया। उसके बाद फिर हिस्ट्री तो चेंज होती गई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ये अब स्टेप बाय स्टेप हम इस हिस्ट्री को डीपली समझते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, वास्को डे गामा इन 1498। ये लोग सबसे पहले सी रूट से यूरोप से इंडिया आए। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है जो, वहां घूमकर पुर्तगीज ने गोवा, कोचिन, दमन और दीव पे राज किया। ब्रिटिश ने बाद में सबको हरा दिया और इंडिया का मेजर रूलर बन गया। फ्रेंच और डच लिमिटेड एरियाज में रहे, उनका एक्सपेंशन इतना नहीं हो पाया। फिर आए डच 1595। पहले अनऑफिशियल डच ट्रेडिंग एक्सपेडिशन इंडिया के लिए निकला था। ये डच मर्चेंट्स खुद से आए थे बिना किसी ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल बनी और तब से डच का इंडिया में ऑफिशियल ट्रेड और सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। इसीलिए हिस्ट्री में हम 1602 को माना जाता है एज देयर फॉर्मल एंड। उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया आए। चार्टर ऑफ 1600 जो था वो लीगल फाउंडेशन था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो कि क्वीन एलिजाबेथ वन ने पास किया था, जिसमें उन्हें मोनोपोली राइट्स मिल रहे थे कि वो ट्रेड कर सके ईस्ट इंडीज के साथ 15 साल के। ये एक रॉयल परमिशन थी, विदाउट विच कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ईस्ट की कंट्रीज में ट्रेड नहीं कर सकता था इस परमिशन के भी। अब 1608 में क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल कोर्ट जहांगीर के पास आया ट्रेड परमिशन लेने की। बट हुआ क्या, परमिशन फुल ऑफिशियल फॉर्म में नहीं मिली इसे। दोबारा वो फिर आए 1615 में सर थॉमस बर्ग ब्रिटिश एम्बेसडर के टूर पे जहांगीर के कोर्ट में गया और प्रॉपर रॉयल फरमान परमिशन मिला ट्रेड और फैक्ट्री बनाने के लिए। मतलब देखो 1608 में आया था विलियम हॉकिंस, उसको परमिशन नहीं मिली। उसके बाद 1615 में थॉमस रॉय आया जिसको प्रॉपर परमिशन मिल गई। 1630 इससे थोड़े पहले ही सूरत में उन्होंने अनऑफिशियल सा ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप कर लिया था, लेकिन 1615 के बाद ही वो फुली लीगल और स्टेबल फैक्ट्री बन पाई। टेक्निकली चलो नहीं बोलते 1613 में फैक्ट्री सेटअप हुई थी, लेकिन उसको परमिशन 1615 के बाद ही ऑफिशियल रॉयल परमिशन मिली। इसलिए कुछ बुक्स में 1615 फर्स्ट फैक्ट्री लिखा होता है जो सेटअप हुई। अब बात करते हैं डेनमार्क। 1616 में डेनिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला डेनमार्क के किंग क्रिश्चियन और फिर 1620 में उन्होंने फ्रैंक वेबर आज के तमिलनाडु में अपना
फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश किया। उन्होंने यहाँ से स्पाइसेस और कॉटन का ट्रेड स्टार्ट किया। लेटर उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता गया और उन्होंने 1845 में अपनी सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स को बेचते। ये दोनों कभी हिंदी नहीं बोल रहे हो, कभी इंग्लिश में बोल रहे हो, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं थोड़ा तो ज्यादातर एनसीआर। तो सबसे पहले फिर ईयर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी किंग लुइस के रूल में। इस कंपनी का मेन एम था इंडिया में ट्रेड करना, जैसे ब्रिटिश और डच ऑलरेडी कर रहे हैं। 1668 फर्स्ट अराइवल इन इंडिया। फ्रेंच पहली बार इंडिया आए 1668 और उनका पहला स्टॉप था सूरत। लेकिन वहाँ ऑलरेडी डच और ब्रिटिश का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, इसलिए फ्रेंच को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। 1674 पौंडीचेरी बिकम्स देयर मेन बेस। 1674 में फ्रेंच ने अपना मेन बेस एस्टेब्लिश किया पौंडीचेरी में, जिसे हम पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं। यहीं से उन्होंने अपना पूरा साउथ इंडिया का ट्रेड ऑपरेट द फ्रेंच सेटलमेंट्स। फ्रेंच ने और भी जगहों पे अपने सेटलमेंट्स बनाए, जैसे बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश। 1746 से 1763 के बीच फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच काफी बैटल्स हुए, जिन्हें हम कर्नाटिक वॉर्स कहते हैं। दोनों पावर साउथ इंडिया में डोमिनेशन के लिए लड़ रहे। 1760 में हुई बैटल ऑफ वाडिवोश ने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया और ये उनकी पॉलिटिकल पावर का एंड इंडिया में। लेकिन फ्रेंच कुछ स्मॉल टेरिटरीज को कंट्रोल करते रहे, जैसे पौंडीचेरी, कैरिकल, और ये कॉलोनीज 1954 तक फ्रेंच के अंदर। देखो ये जो था सबका टाइम पीरियड कि कौन कब आया कैसे आया इस। उसके बाद हुई फिर बैटल्स को देखते हैं कि बैटल्स कौन कौन सी बैटल्स हुई, उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया में। तो सबसे पहले आती है बैटल्स ऑफ प्लासी 1757। ये कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुई थी। इसके बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब सिराज उद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, और जो मिर जफर था कमांडर ऑफ नवाब की आर्मी का, उसने उसको धोखा दे दिया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया, तो जिसकी वजह से बंगाल का नवाब हार गया। और यहीं से हमारी हिस्ट्री चेंज हुई। अगर वो धोखा नहीं देखता, बेट्रे नहीं करता, तो शायद वो नहीं हारते बंगाल का नवाब। तो इतना चेंज नहीं आता हमारी तो इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से ब्रिटिश जीत गए। इसकी फिर बैटल की इम्पोर्टेंस क्या क्या है? पहली मेजर सक्सेस थी उस कंपनी की इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी की। मिर जफर वाज मेड नवाब इन रिटर्न ऑफ हिज हेल्प। उसने जो उनकी मदद की ब्रिटिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने मिर जफर को ही नवाब बना दिया बंगाल का। ब्रिटिश स्टार्टेड गेनिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल। अब वो अगर बैटल जीत गए हैं तो पॉलिटिकल पावर तो नहीं थी। उसके बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, जो कि हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। किसके बीच हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजा उद्दौला नवाब ऑफ अवध, शाह आलम मुगल एम्परर, और मीर कासिम फॉर्मर नवाब ऑफ बंगाल, जो पुराना नवाब था बंगाल। उसमें भी क्या हुआ, ब्रिटिश जीत गए। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है, जो ब्रिटिश था गेव ब्रिटिश डिसिसिव होल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया था वहां पे उनको एक अच्छा होल्ड मिल गया, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड जो था उसने अपनी आर को मान लिया और उन्हें कुछ पावर्स मिल गई। और यहाँ भी फिर वो डिसीजन लेने ही लगे। उसके बाद आई ट्रीटी ऑफ अलाप। इसमें ये था टर्निंग पॉइंट, जो कि साइन हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम, जो मुगल एम्परर थे, उसके बीच। इस पार्ट ऑफ ट्रीटी क्या था, मुगल एम्परर ने दीवानी राइट दे दिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स मतलब वहां का जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट था ना, वो मिल गया था ब्रिटिशर्स को। और ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया थी। तो उस टाइम पहली बार उन्होंने ये देखा था कि भाई इतना पैसा है इंडिया में, इतना जो कलेक्ट कर रहे थे टैक्स, उसी टाइम पे उनके पास इतना पैसा आया था जितना कि ट्रेडिंग से ही नहीं आया। और
जब ये बैटल्स हुई और वो जीतने लगे तब उनके पास पॉलिटिकल राइट आए, क्योंकि तभी तो वो पॉलिटिकली राज करने लगे थे ना, उससे पहले तो वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, कंपनी को लीगल अथॉरिटी मिली टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जो स्टेट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रूल था वो करने लगे वो इंडिया पे। कंपनी बिकेम डी फैक्टो रूलर। मुगल एम्परर वाज जस्ट सिंबॉलिक। मतलब जो मुगल एम्परर था अब वो राज नहीं कर रहा था, वो जस्ट बस हार गया तो फिर उनका राज तो कहीं रहना। तो वो जो जीतते हैं ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रूल करने लगी। तो समरी क्या थी? सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ पे जो ब्रिटिश था उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस शुरू हो गया बंगाल में। उसके बाद जब वो बैटल ऑफ बक्सर में जीते मिलिट्री पावर के साथ, उस टाइम पे उनके पास जैसे ही दीवानी राइट्स आए, फिर ब्रिटिशर ने इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, जिससे देश इम्पोवरिश्ड हो गए, गरीब बन गया, क्योंकि वो सब कुछ लूट के ले जाने लगे। 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी तो रही नहीं, पहली बार उन्हें पॉलिटिकल पावर मिली। 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स दे दिए। इससे कंपनी ने डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में एंट्री ली थी। अब उसके बाद क्या हुआ? देखो, अब वो तीन जगह अपनी अपनी मतलब जहाँ से वो ले रहे हैं ये दीवानी राइट्स मिल गई, तो वहां पे राज तो वही करे हैं। अगर वो राज करे, हमारे यहाँ क्या था, अपने पर्सनल लॉ थे, मुगल के अपने पर्सनल लॉ थे, हिंदू के अपने पर्सनल लॉ थे, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था। कोई कॉमन लॉ नहीं था। लेकिन इंग्लैंड में तो कॉमन लॉ चल रही थी, वो तो फेमस था उस टाइम पे, उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन भी था। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास ना तो कोई कॉमन लॉ था, ना कोई यूनिफॉर्म लॉ था, कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रेसिडेंसीज बनाई, और फिर प्रेसिडेंसीज में उन्होंने अपना कॉमन लॉ बनाया। जो उन प्रेसिडेंसीज में उन्हीं का कॉमन लॉ चलता था, क्योंकि अब देख, वहां पे वो राज करेंगे तो वो लॉ भी अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। उनके लॉ के हिसाब से अगर कोई इंडियन है वो कुछ गलत करता है तो उनके लॉ के हिसाब से उन्हें पनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम प्रेसिडेंसी होती क्या है। प्रेसिडेंसी इसलिए बनाई गई थी ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज और कानून इजीली इम्प्लीमेंट कर सके हर एक रीजन में, जहां उनके रूल्स और इंडिया लोकल सिस्टम्स में फर्क था, क्योंकि इंडिया के पास तो रूल्स थे नहीं। ब्रिटिश ने प्रेसिडेंसी क्यों बनाई? चलिए देख। सबसे पहला रीजन, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग जगह फैक्ट्री और सेटलमेंट्स बनाए थे, जहां उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। जैसे जैसे उनका पावर बढ़ा, उन्होंने हर एरिया को एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करना शुरू किया। इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंसी बनाई, ताकि वो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सके। फिर उनको हर रीजन में अपना कंट्रोल करना था। और उन क्योंकि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास अलग अलग जगह थी, अलग लैंग्वेज, कल्चर और पॉलिटिक्स थी, इसलिए हर प्रेसिडेंसी का अपना गवर्नर और अपना सिस्टम होता था। ब्रिटिश और इंडिया लॉज में फर्क था। उस टाइम ब्रिटिश लोग अपने कानून से इंडिया को चलाना चाहते थे, जबकि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम और कस्टम अलग थे, इसलिए वो अपने ब्रिटिश स्टाइल रूल्स लगाते थे प्रेसिडेंसी से। और ग्रेजुअली पूरे कंट्रोल ले लिया उन्होंने। देखो, ये हमने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, तो उन्होंने, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक चार्टर पास किया था 1600 में, जिसके थ्रू उन्हें मोनोपोली राइट्स मिल गए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और इसी चार्टर ने उस कंपनी को एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट दिए कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो एक फॉर्मर बिगनिंग थी ब्रिटिश की इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में। उसके बाद प्रेसिडेंसी सिस्टम आया, सर ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, और कहाँ कहाँ प्रेसिडेंसी बनाई उन्होंने। स्टार्टिंग में 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल में। हर एक प्रेसिडेंसी का उन्होंने एक गवर्नर बनाया, जो कि उस प्रेसिडेंसी को रूल करेगा, डिसीजंस लेगा। उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, बाद में वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। पहले तो इन्होंने गवर्नर बनाया, उसके बाद इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया, उसके बाद बहुत बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, जो कि बाद में बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता था। तो ये सब धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो 3 मेजर प्रेसिडेंसीज बनाई उन्होंने, बंगाल में कलकत्ता, बॉम्बे में बॉम्बे, और कैपिटल
मद्रास में मद्रास। ओके। तो खैर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को ग्रेजुअली एक्सपैंड करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में कन्वर्ट किया, जैसे प्रेसिडेंसी कहा गया। हर प्रेसिडेंसी का अपना गवर्नर, और उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट भी क्रिएट हुई बंगाल के लिए। सबसे पहले बंगाल का ही जो गवर्नर जनरल बना था, और बाकी जो मद्रास और बॉम्बे के वो उसके नीचे काम करते थे। 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया का पहला ब्रिटिश स्टाइल कोर्ट बनाया था, मेयर्स कोर्ट, वो भी मद्रास में। ये कोर्ट बनाने की परमिशन उन्होंने किंग जेम्स सेकंड से मिली थी। कोर्ट में एक मेयर और कुछ एल्डरनेस होते थे जो डिस्प्यूट सेटल करते थे, सिविल और क्रिमिनल दोनों। अब देखो स्टोरी कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है। अगर हम देखें तो पहले वो ट्रेडिंग के लिए आए, फिर उन्होंने बैटल जीती। बैटल जीतने के बाद उनके पास पॉलिटिकल राइट्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, और फिर उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसीज भी बना दी जहाँ वो अपने रूल्स फॉलो करते थे। और यहाँ भी नहीं रुके, वो फिर आए, कोर्ट बनाए उन्होंने। सबसे पहले इंडिया में कोर्ट बना 1687 में, जो कि बना मद्रास में, कैनेडा। और ये बना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया। तो देखो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आके पहुंच रहे हैं। और अभी आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे ये बोल वो कैसे कैसे हमारे पास कोर्ट है। अब ये फर्स्ट कोर्ट बना, उसके बाद और कोर्ट्स बनी, सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं, ये जो कोर्ट्स थे इनको मेयर्स कोर्ट बोला गया। और और ये पहले कोर्ट थे जो सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स को देखते थे। ये ब्रिटिश लीगल सिस्टम का इंडिया में पहला कदम था जहां से ब्रिटिश कानूनी कंट्रोल स्टार्ट हुआ। क्योंकि अब तक देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव भी आए, पॉलिटिकल भी आए, लेकिन कानूनी कंट्रोल तो नहीं था ना। लॉ बनाते थे अपने कॉमन लॉ, सिर्फ उन्हीं प्रेसिडेंसीज ने फॉलो करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनके पास उन्होंने कोर्ट ही बना दी, और कोर्ट चल तो उन्हीं से रहे हैं, चला तो वही रहे हैं उसको। और फिर बॉम्बे पहले पुर्तगीज के कंट्रोल में था। लेकिन 1661 में पुर्तगीज प्रिंसेस जो कैथरीन थी, उसकी शादी हुई किंग चार्ल्स जो इंग्लैंड से था, और बॉम्बे उनके डाउरी के रूप में इंग्लैंड को दे दिया गया। 1668 में किंग ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल रेंट पर लीज। देखो क्या चल रहा है, जगह है हमारी, रेंट पे वो दे रहे हैं, डाउरी में वो दे रही। मतलब हद है यार। देखो क्या हुआ था, जो पुर्तगीज थी पहले उनका कंट्रोल था बॉम्बे पे, तो उनकी जो रानी थी प्रिंसेस, उसकी शादी हुई इंग्लैंड के राजा से, किंग से, किंग चार्ल्स। भाई रानी राजा है लेकिन उनमें प्रिंसेस और ये किंग ही चलता था। तो पुर्तगीज की प्रिंसेस की शादी हुई किंग ऑफ चार्ल्स इंग्लैंड से, जिसकी शादी में उसको डाउरी के रूप में इंग्लैंड को बॉम्बे दे दिया गया। मतलब जो किंग चार्ल्स था इंग्लैंड का, उसे डाउरी के रूप में मिला बॉम्बे, जो कि पहले पुर्तगीज के कंट्रोल में था। और उसके बाद अब इंग्लैंड के पास तो वो आ गया क्योंकि डाउरी में मिला है। उन्होंने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया एनुअल रेंट। वाह, इंटरेस्टिंग। मतलब स्टोरी धीरे 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 इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। इतना बोरिंग नहीं है। स्टार्टिंग लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं है जब हम इसको स्टोरी की तरह पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे हमारे इंडिया को लूटा गया, और क्या क्या हुआ हमारे साथ, कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो फिर आया 1726 का रॉयल चार्टर। इससे पहले क्या पढ़ा था आपने? इससे पहले जो चार्टर पास हुआ था वो था 1600 का, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ वन ने मोनोपोली ट्रेड राइट्स दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बैटल्स जीत गए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और फिर ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद में उन्हें दीवानी राइट्स मिले। उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने बढ़ाए थे मेयर्स को 1687 में। मेयर कोर्ट्स के बाद आया 1760 का रॉयल चार्टर्स। उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। इसमें 3 प्रेसिडेंसी टाउन में नए मॉडर्न कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए। मतलब एक कोर्ट तो पहले ही बना दिया था उन्होंने मद्रास में, लेकिन रेजिडेंसी तो 3 थी तो कोर्ट भी 3 बनाए उन्होंने। 1760 के चार्टर से पहले कोई क्रिमिनल लोगों डील नहीं करता था सिवाय उसके जो मेयर कोर्ट था। मेयर कोर्ट करता था तीनों, दोनों क्रिमिनल
और सिविल लॉज को। इस चार्टर के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले 3 मेजर सेंटर मॉडर्न कोर्ट एस्टेब्लिश किए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों जगहों पर मेयर कोर्ट्स बनाए गए, जिसमें एक मेयर और 9 एल्डरमैन होते। ये कोर्ट्स मेनली सिविल और क्रिमिनल मैटर्स सुनते थे और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पर जुरिस्डिक्शन होती थी इनकी। अगर किसी को इन कोर्ट के डिसीजन से प्रॉब्लम होती थी तो गवर्नर इन काउंसिल के पास अपील जा सकती। देखो, ये था लीगल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ हमारे में, क्योंकि हमारे पास ना तो पहले लॉ था, पहले तो लॉ ही नहीं था, उसके बाद कोर्ट्स नहीं थी, अपील प्रोसीजर तो कहाँ से आया था। तो ऐसे धीरे 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 इवॉल्व होता गया लॉ हमारे इंडिया में। ये एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर की शुरुआत की है ब्रिटिश स्टाइल के अकॉर्डिंग। 1726 का जो चार्टर था, इसके बाद लॉ बनाने की पावर किसी कोर्ट के पास नहीं। जो गवर्नर एंड काउंसिल, यानी गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वही रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे, उनके पास ही लॉ की अथॉरिटी। मतलब जो ई कोर्ट बने, इन कोर्ट्स के पास पावर नहीं थी लॉ बनाने की। जो पावर थी वो थी लॉ बनाने की गवर्नर एंड काउंसिल के पास, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके मेंबर्स थे उनके पास। जो मेयर कोर्ट्स बनी थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, उनका काम सिर्फ लॉ को अप्लाई करना था, यानी केसेस का डिसीजन लेना। सिंपल शब्दों में, लेजिस्लेटिव पावर थी गवर्नर एंड काउंसिल के पास और जुडिशियल पावर थी मेयर्स कोर्ट के पास। लेकिन ये डिफाइन नहीं था कि लेजिस्लेटिव पावर है या एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर। ये सिर्फ चलता था ऐसे। प्रीवी काउंसिल, फिर एक पॉइंट आया प्रिवी काउंसिल का। प्रिवी काउंसिल एक ब्रिटिश काउंसिल का एडवाइजरी बॉडी था, जिसमें जुडिशियल कमेटी होती, और वही इंडिया की सबसे बड़ी अपीलेट कोर्ट थे ब्रिटिश टाइम। मतलब अगर यहाँ के डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो उसकी अपील प्रिवी काउंसिल देखेगी। अगर किसी पार्टी को हाई कोर्ट के डिसीजन से प्रॉब्लम होती थी, तो वो अपील प्रिवी काउंसिल में कर सकती थी, जो कि थी लंदन। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट के आने से पहले प्री काउंसिल ही लास्ट अथॉरिटी होती थी लीगल डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए। इसका काम था कॉलोनियल कोर्ट से अपील सुनना और फाइनल लीगल इंटरप्रिटेशन देना। सुप्रीम कोर्ट भी बने थे हमारे इंडिया में। तो चलो आगे देखते हैं कब क्या हुआ। 1949 में इंडिया ने प्रिवी काउंसिल को हटाकर अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया था, जब कोई स्पेसिफिक इंडिया लॉ अवेलेबल नहीं था। तो प्रिवी काउंसिल डिसीजंस इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल पे बेस होते थे, यानी जो उन्हें मॉरली सही लगता। इसका मतलब देखो, कोर्ट बना दिए, लॉ बना दिया, डिसीजंस लेने लगे, लेकिन अपील जारी हो तो कुछ तो प्रिंसिपल्स होंगे, इस बेस पे फैसला सुनाएंगे। नेचुरल जस्टिस है या क्या है। अब कोई भी अगर फैसला सुना रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो उसका कुछ बेसिस तो होना चाहिए। तो उन्होंने वो बेसिस और प्रिंसिपल क्या माने थे? इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस। इन्हीं प्रिंसिपल पे वो अपना डिसीजन लेते। फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट कह सकते हैं, जिससे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट। क्यों? अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग राइट के साथ है, उसके बाद बैटल्स वो जीतते। बैटल्स जीतने के बाद उनके पास पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आई। उसके बाद जब उन्हें दीवानी राइट्स मिले, दीवानी राइट्स के बाद टैक्स कलेक्ट करते थे। इतना पैसा वो लेके गई है इंडिया से, तो एक तरह से बोले तो खून मुंह लग गया था उन्हें। कहावत है ना कि आदत हो गई थी, लालच इतना आ गया था कि हाँ भाई अब लूटो इंडिया को, और वहीं से लूट बचाई शुरू कर दी उन्होंने। अब इतना पैसा और लेके जा रहे हैं। अब तो सर 3 ही प्रेसिडेंसीज की वो मिली थी, 3 ही स्टेट्स की में दीवानी राइट्स, और पूरा इंडिया बचा हुआ था। तो फिर उन्होंने जैसे ही कोर्ट्स बने, उनके पास और पावर्स आई। अब कोर्ट्स बने हैं, बने तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही है, और उनके पास और ज़्यादा पावर आ गई। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि हम इतनी पावर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों दे, इसको कंट्रोल करना होगा।
क्योंकि उस टाइम पे करप्शन शुरू हो गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे, वो अपने हिसाब से चुनने लगे थे। और वो इतना पैसा लेके जब जा रहे थे विदेश, तो वो देख रही थी भाई इतना पैसा लेके आ रहे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 1773 का एक्ट था, उससे ब्रिटिश को इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया। देखते हैं कैसे। इससे ब्रिटिश रूल का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप भी माना जाता है इंडिया में। ये एक्ट इसलिए आया क्योंकि कंपनी की हालत खराब, बंगाल फेमिन के बाद उनका मिसमैनेजमेंट सामने आ गया, करप्शन भी बढ़ता जा रहा था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि अगर अब कंट्रोल नहीं किया गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने एक्ट पास किया ताकि कंपनी पर कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके, क्योंकि उससे पहले कंट्रोल कंपनी पे नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो चार्टर पास कर दिया था, उन्हें मोनोपोली राइट्स दे दिए थे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंडिया में पावर और लॉ का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल बनाया और लॉज को यूनिफॉर्म करने की शुरुआत। ये सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 1883 में एल्बर्ट बिल के टाइम पर ये सिस्टम अपनी पीक पॉइंट पर पहुंच गया, जहां ब्रिटिश और इंडिया जजेस के बीच इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर बंगाल के गवर्नर को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो हमने पीछे डिस्कस किया। ये सब 1773 के एक्ट में हुआ था। ये एक मेजर चेंज था, जिसमें बहुत सारे डिसीजंस आए, बहुत सारे चेंजेस आए इस एक्ट की वजह से। देखो, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया। उसके बाद जो बंगाल था, बंगाल का गवर्नर था, उसको अपग्रेड करके गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब एक नई पोस्ट क्रिएट की गई जिसमें, और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स होते थे। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल मिलके कहलाते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो कि अपीलेट अथॉरिटी भी थी, लेकिन हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी थी प्रिवी काउंसिल। और जो उससे पहले जो अपील जाते थे वो थी गवर्नर जनरल काउंसिल के पास। काउंसिल के डिसीजन मेजॉरिटी वोटिंग से लिए जाते थे, मतलब जो 3 लोग एग्री करें उनका डिसीजन माना जाता। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल की गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया, क्योंकि वो थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे या गवर्नर ऑफ मद्रास, और ये बन गया था गवर्नर जनरल। तो वो इसके नीचे काम करते थे, गवर्नर जनरल के नीचे। इससे पहले तीनों प्रेसिडेंसी अपना अपना काम अलग अलग करती थी बिना किसी कंट्रोल के। लेकिन 1773 के एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे बड़ा अथॉरिटी बन गया। बॉम्बे या मद्रास कोई भी बड़ा डिसीजन उसकी परमिशन के बिना नहीं ले सकते थे। यही से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ब्रिटिश इंडिया में शुरू हुआ। देखो, बंगाल को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया था? क्योंकि देखो, मद्रास भी था, बॉम्बे भी था, वहां के गवर्नर को गवर्नर जनरल तो नहीं बनाया गया। दिमाग बहुत लगाया उन्होंने। इसके पीछे भी उनका रीजन था। और रीजन क्या था? सबसे पहले पॉलिटिकल पावर का सेंटर बंगाल में बन गया था। जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो नवाब होता था बंगाल का, वो सबसे पावरफुल रूलर माना जाता था। मतलब जो बंगाल का नवाब था उसे सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता था, सबसे पावरफुल माना जाता था। इसीलिए जो पॉलिटिकल पावर का सेंटर है वो बंगाल माना गया। तब कहा जाता था बंगाल गया तो इंडिया गया। और वही हुआ जब रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिट क्या थी बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल जीता और बक्सर 1764 में पूरा नॉर्थ इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। जैसे ही बंगाल गया वैसे ही इंडिया भी गया। सर, सेकेंड बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर ने ब्रिटिश को बंगाल और फिर इंडिया में कंट्रोल दिया, क्योंकि उन्हें दीवानी राइट्स नहीं, पहले वो जीत के बैठा तो दीवानी राइट्स में को कंट्रोल तो जाता ही है। अब बैटल कोई जीतता है तो जो जीतता है उसका इन्फ्लुएंस तो होगा ही। थर्ड, इकोनॉमिक पॉइंट से भी बंगाल बहुत अमीर था। 1765 में ब्रिटिश ने दीवानी राइट्स ले ली। अब पैसा भी उनके पास और कंट्रोल भी उनके पास। ज्योग्राफिकली भी बंगाल
फेवर में था। कैसे? गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर ट्रेड के लिए परफेक्ट। अब इतनी अच्छी-अच्छी नदियाँ वहाँ से जा रही हैं, तो वहाँ की फसल, एग्रीकल्चर तो वैसे ही अच्छा होना था। तो यही रीज़न था कि बंगाल को उन्होंने चुना। लेकिन बंगाल में करप्शन और मिसमैनेजमेंट भी बढ़ गया। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया, जिससे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया। और बाद में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसी पोस्ट को अपग्रेड करके इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाया। फाइनल, बंगाल was not just a province, it was the political, economic, and strategic key to ruling India. That's why the British started their central control from Bengal. आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बहुत लंबी हो गई है, नहीं तो वीडियो देखो भी नहीं गया। अग, अगली क्लास से फिर जुडिशियल डेवलपमेंट देखिए कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट आया। और एक सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, 3 सुप्रीम कोर्ट बने थे पहले। तो देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं।